बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन दिन भर निस्बतन गैर मरूफ और वीरान रहने वाली इस सड़क पर लोगों का बहुत बड़ा हजूम जमा था, जिसकी वजह से कार आगे ले जाना मुश्किल नजर आ रहा था। इस भीड़ से आगे दो मकानों का वर्दीपोश अमला पानी की तेज धारोों से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। इस रात हवाएं चल रही थी, इसलिए कसीफ धुएं की चादर में लिपटे हुए शोले फजा में रुख बदल बदल कर भड़क रहे थे। मेरे इमा पर शेरशाह ने कार एक किनारे पार्क कर दी और हम दोनों इसके दरवाजे लॉक करके तेजी के साथ हजूम की तरफ बढ़ गए। वहाँ इस कदर शदीद आग लगी हुई थी कि इसकी तपश दूर तक महसूस की जा रही थी। मीर अकबर खान के कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों पर खौफो दहशत की होलनाक लहर मुसल्लत थी। बिस्तरों से निकलने वाले मर्द, औरतें और बच्चे अपने हाथों में जेवरात के डिब्बे और कीमती मालो मता की गठड़ियां हाथों में लिए नाउमीदी के आलम में फलक बोस शोलों का जायजा ले रहे थे। ये खौफ इनके चेहरों पर कुनिंदा था कि अगर इस आग पर काबू न पाया जा सका तो भड़कते हुए शोले इनके घरों को भी चाट जाएंगे। कुछ मकानों में चीखों पुकार से क़यामत का सा समा बंधा हुआ था। वो इन लोगों में मालूम होते थे जो मरते दम तक दुनिया की आसाइशों और मालो मता को हाथ से नहीं छोड़ते। वो आग के फैलने से कबल अपने घरों का सारा सामान, मालो असबाब समेट लेना चाहते थे, ताकि इनके घर के दरो दीवार के अलावा कोई फाजल तिनका भी शोलों की ज़द में आकर राख में तब्दील न हो सके। वो मेरा सरसरी सा मुशाहिदा था। जिंदगी की इन तलख हकीकतों से रोशनास होने के लिए मैं एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं रुका, बल्कि भीड़ को चीर कर अपनी राह बनाता हुआ मुसलसल आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैंने काफी फासले से वो दिलखराश मंजर देख ही लिया। मीर अकबर खान का पूरा मकान भयानक शोलों में गिरा हुआ था। पहली ही नजर में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आग मकान के अंदर से शुरू नहीं हुई थी। ऐसा हुआ होता तो वहाँ आग के शोले खिड़कियों और रोशनदानों से बाहर लपकते हुए नजर आते, लेकिन वहाँ आग बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने लोगों से सुना कि आग लगते ही वहाँ एक धमाके की आवाज के साथ फजा में पेट्रोल की तेज बू महसूस हुई थी। इस बिना पर तमाशाइयों में क्यास किया जा रहा था कि वहाँ इत्तफाकिया आग नहीं लगी थी, बल्कि दीदा और दानिस्ता पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई थी। आग बुझाने वाली गाड़ियों का अमला अपनी जाने हथेली पर रख कर नहायत कम फासले से आग से लड़ रहा था, लेकिन आसार बता रहे थे कि वो काफी देर तक इन शोलों को सर्द करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर आग बुझ जाने के बाद भी मीर अकबर खान के मकान के जले हुए ढांचे में फौरी तौर पर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। वो मकान आग की हिद्दत से भट्टी की तरह दहक रहा होता। फिर ये खतरा भी लाहक होता कि आग और पानी की पैकार में मजरू होने वाली छतें और दीवारें चटक कर कहीं यक बयक नीचे न आ रहे। यानी दिन तलु होने से पहले मकान के अंदर फंसे हुए अफराद के मुकद्दर के बारे में कुछ भी जानना मुमकिन नहीं था। मैं वहाँ जो हालात छोड़कर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, वो हर तरह से इत्मीनान बख्श और सुल्तान शाह के काबू में थे। मीर अकबर खान भीम गन का निशाना बनकर जहन्नम वासल हो चुका था। इसका तनुमंद मुलाजिम क्लोरोफार्म के जेरे असर पड़ा हुआ था। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो मुलाजिम सुल्तान शाह के लिए किसी खतरे का बायस बनता, इसलिए मेरे जहन में बस वीरा का नाम जमकर रह गया। इस वक्त पूरे शहर में सिर्फ वही हमारे लहू की प्यासी थी। मीर अकबर खान ने मेरे तशद्दुद के तहत वीरा की हमायत और मुखालफत में बहुत सी बातें कही थी, जिनसे इसकी सही नीयत का अंदाजा लगाना बहुत दुश्वार काम था। इसके बयान के मुताबिक वीरा फजाई रास्ते से तेहरान जा चुकी थी, लेकिन मीर अकबर खान की स्याह फोर्ड के एयरपोर्ट पर ना पाए जाने से वो मफरूजा गलत साबित हो चुका था। मुझे ये सोचकर वहशत हो रही थी कि तेहरान रवानगी का प्रोग्राम मुलतवी हो जाने की वजह से वीरा शब बसरी के लिए वहाँ आई होगी और अंदर किसी संगीन गड़बड़ का अंदाजा लगाने के बाद इसने निहायत मोहतात तरीके पर अंदर की सूरत हाल का खोज लगाया होगा, जिसके नतीजे में इसे मकान के अंदर सुल्तान शाह की मौजूदगी और अकबर की हलाकत का इल्म हो गया। अकबर की लाश सामने आते ही इसे अंदाजा हो गया होगा कि सुल्तान शाह भीम गन से मुसल्ला था। दूसरी तरफ वो खुद गजाला को साथ लिए फिर रही थी, जिसे अंदर के हालात का कोई इल्म नहीं था। इन हालात में वीरा के लिए बेहतरीन राह यही थी कि सुल्तान शाह से टकरा कर गजाला के फरार का खतरा मोल लेने से गुरेज करते हुए मकान के गिर्द पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे, ताकि सुल्तान शाह अंदर ही जलकर भस्म हो जाए। मैंने जितना गौर किया वो नजरिया इसी कदर रासख होता चला गया। इस दौरान में शेर शाह बगौर मेरा जायजा लेता रहा था। इससे भी सुल्तान शाह की वहाँ मौजूदगी का इल्म था। फिर वहाँ मौजूद भीड़ भाड़ में सुल्तान शाह का दूर दूर तक पता नहीं था, इसलिए वो मेरी जहनी अजियत और दिली कैफियत को बखूबी समझ रहा था। इसने मेरा हाथ थामा और हजूम में वापसी का रास्ता बनाने लगा। मैं कोई मजाहमत किए बगैर किसी सहरज़दा मामूल की तरह इसके साथ हो लिया। जरूरी नहीं कि यहाँ वही कुछ हुआ हो जो
तुम सोच रहे हो। दोबारा कार में बैठने के बाद शेरशाह ने झिझकते हुए तशफ़ी अमेज लहजे में कहा, जब तक फायरमैन मलबे और मकान के आतिशज़दा ढांचे को ठंडा करके अंदर नहीं पहुंच जाते, इस वक्त तक अंदर की सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो तुम्हें भी मालूम है कि हम इसे मकान में छोड़कर गए थे। बॉस, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो दूध पीता बच्चा नहीं बल्कि एक जवान मर्द है। वो अदब और एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हुए बोला, वैसे आज हमारे सितारे ही कुछ गर्दिश में आए हुए हैं। तुम भी पे दर पे बुरी खबरें सुनकर थक चुके हो। मेरा ख्याल है तुम वापस चलकर ताज़ा दम हो लो। इस वक्त तक यहाँ आग भी ठंडी हो चुकी होगी। इस दौरान में हम वापस लौट आएंगे। इसकी बात खासी हद तक दुरुस्त थी। एक तरफ बुरी खबरें मेरा ताक़ुब कर रही थी तो दूसरी तरफ बेनतीजा भाग दौड़ ने मुझे थका डाला था। मैंने इसकी तजवीज पर कोई तबसरा नहीं किया और इसने मेरी खामोशी को रजामंदी समझते हुए कार चला दी। वो मुझे ट्रेड लाइन के दफ्तर ले जाना चाह रहा था, जहाँ माफिया के कुल वक्ती कारकुनों के लिए मुकम्मल रिहायशी सहूलतें मौजूद थी। मगर मैं इस वक्त भीड़ भाड़ का सामना करने के मूड में नहीं था। इसलिए मैंने गोरा कब्रिस्तान के चौराहे से आगे निकलने के बाद अपने होटल चलने की हदायत की और सिगरेट सुलगाकर ख्यालों की दुनिया में खो गया, जहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुल्तान शाह का राज था। गजाला भी पसे पर्दा चली गई थी। हम दोनों ने इस होटल में दोहरे बिस्तर वाला एक ही कमरा हासिल किया था। जब मैंने काउंटर के अकब में ऊँगते हुए इस्तकबालिया क्लर्क से अपने कमरे की चाबी तलब की तो इसने कीबोर्ड का जायजा लेने के बाद मुझे बताया कि कमरे की चाबी वहां मौजूद नहीं थी। मेरे लिए वो पहली खुशखबरी थी। काउंटर पर चाबी न होने का ये मतलब था कि मेरे कमरे में पहले से कोई मौजूद था और वो सुल्तान शाह के अलावा कोई नहीं हो सकता था। वो खबर सुनकर मैं इस कदर मसरूर हुआ कि शेर शाह को हैरानो परेशान छोड़कर पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और कुशादा जीने फलांगता हुआ आनन फानन में अपने कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। चंद सानियों तक मबहूत रहने के बाद शेरशाह भी लपकता हुआ मेरे पीछे आ गया था। मेरी मुस्तरबाना दस्तक के जवाब में अंदर से सुल्तान शाह की चिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? दरवाजा मत तोड़ो, मैं आ रहा हूँ। इसने अंदर से दरवाजा मुकफ्फल किया हुआ था। दरवाजा खुलते ही मैंने बेइख्तियार होकर वालिहाना अंदाज में इसे अपनी बाहों में समेट कर सीने से लगा लिया। सुल्तान शाह समझ ही ना सका कि मैं इतना जज्बाती क्यों हो रहा था। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं इसके साथ इसी हालत में कमरे में दाखिल होते हुए बोला, वरना मैं तो फिक्रमंद हो गया था कि कहीं तुम आग में न गिर गए हो। हमने तुम्हें इस मकान में छोड़ा था, तुम यहाँ कब और कैसे पहुँच गए? शेर शाह ने मेरे तबसरे को नाकाफी समझते हुए एक ही फिक्रे में पूरी सूरत हाल की वजाहत कर डाली। वीरा वहाँ किस वक्त पहुँची थी? शेर शाह के खामोश होते ही मैंने सवाल कर दिया। सुल्तान शाह बेसाख्ता हंस पड़ा और बोला, तुम दोनों बेदर पे सवालात किए जा रहे हो, कम से कम मुझे जवाब देने का मौका तो दो। अब बुखलाने की क्या जरूरत है? मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। दरअसल वहाँ जो कुछ हुआ इसका बेशतर जिम्मेदारी मुझ पर ही आती है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि सूरत हाल यक बयक तुम्हारे काबू से बाहर कैसे हो गई। मैंने आराम से सोफे पर दराज होते हुए कहा। मेरे इशारे पर शेरशाह भी बैठ चुका था। वीरा का साया भी नजर नहीं आया। ये सारा किया दरा इसी बदनसीब मुलाजिम का था जो अपने कमरे में बंधा हुआ बेहोश पड़ा हुआ था। वो बहुत बुरी मौत मरा है। खुद मुसीबत और आग में गिरा हुआ होने के बावजूद इसका हशर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तजस्सुस बढ़ाने की बजाय पूरी कहानी ही सुना डालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शेरशाह ने कहा। बास को तुम्हारी तरफ से नाकाबिले बयान परेशानी लाहक हो गई थी, जो कहानी सुनकर ही दूर हो सकती है। सुल्तान शाह बिस्तर पर बैठते हुए बोला, दरअसल मैंने मीर अकबर खान के पालतू तोते का गला काट कर इसका खून एहतियात से एक प्याले में जमा कर लिया था जो किचन ही में मौजूद था। ये किस तोते का जिक्र है? शेरशाह ने इसकी बात काट कर पूछा। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर इसे घूरा और कहा, पहले इसे अपनी बात पूरी करने दो, ये जिरा बाद में कर लेना। वो बता चुका है कि वो मीर अकबर खान का पालतू तोता था और तुम इसका शजरा जानना चाह रहे हो। वो शर्मसार होकर खामोश बैठा रहा और सुल्तान शाह फिर बोलने लगा। मेरे नजदीक अहम नुक्ता ये था कि मीर अकबर खान के बेगुनाह मुलाजिम को हलाक न किया जाए, बल्कि इसे होश में आते ही इस कदर खौफजदा किया जाए कि वो फरार होने के बाद दोबारा इधर का रुख करने की हिम्मत न कर सके। तुम्हारे चले जाने के बाद गैर मतवक्को तौर पर बहुत जल्द ही हिलने जुलने लगा। इसके होश में आने के आसार देखते ही मेरे जहन में एक नई तदबीर आ गई। मैंने किचन में जाकर तोते का खून अपने दाने के इर्द गिर्द लगा लिया और दोबारा इसके सर पर सवार हो गया। थोड़ी देर बाद वो होश में आया तो मुझे देखते ही खौफजदा हो गया। मैंने किसी जुनूनी के से अंदाज में इसकी खोपड़ी को बार बार चूमते हुए इसे आजाद किया और इसे बताया कि मुझे इंसानी मगज और खोपड़ियां ग़िज़ा के तौर पर बहुत पसंद हैं। मैंने जब इसे अपने साथ ले जाकर मीर अकबर खान की बगैर सर की लाश दिखाई तो वो बदहवास हो गया।
गया। मैंने इसे डराने के लिए मजीद कहा कि इसके मालिक का मगज छोटा था, इसलिए हो सकता है कि सुबह होने तक इसकी भी बारी आ जाए। मेरे चेहरे और अकबर की जली हुई गर्दन पर लगे हुए खून की बिना पर शायद इसे यकीन हो गया कि वो किसी आदमखोर के हत्थे चढ़ गया है। इससे फजूल बातें करते हुए मैं न सिर्फ नशे में होने की अदाकारी करता रहा, बल्कि मैंने इसे भी ये भी बताया कि इंसानी मगज और सिरी में जबरदस्त खुमार होता है। अगर मुझे इसका ख्याल न होता तो मैं इसके मालिक को ठिकाने लगाने के बाद घंटों सोता रहता। मैं दानिस्ता इसकी तरफ से बेपरवाही इख्तियार करके इसे ढील देता रहा, जिसका नतीजा खातर ख्वाह बरामद हुआ और वो मौका मिलते ही दरवाजा खोलकर फरार हो गया। मैं दरवाजा मुकफ्फल करके मुंह हाथ धोने में मसरूफ हो गया ताकि बाहर निकलने के काबिल हो सकूं, लेकिन इसी असना में मेरे नथनों में पेट्रोल की बू आई, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद पेट्रोल की बू तेज हो गई तो मुझे तशवीश होने लगी। कदरे तवक्कुफ के बाद इसने दोबारा बताना शुरू किया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर कोई कार्रवाई हो रही होगी। मैं मुख्तलिफ कमरों में झांकता फिर रहा था कि अचानक बाहर से बग की एक जोरदार आवाज आई, जैसे आतिशगीर मादे के किसी जखीरे ने आग पकड़ ली हो। इसी के साथ खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दों के पीछे से तेज रोशनी अंदर पड़ने लगी। इस वक्त मुझे होश आया और मैं तेजी से अकबी दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलते ही हवा के जोर से शोले अंदर आने लगे और फजा में दिलखराश इंसानी चीखें सुनाई दी। घर में दीवाना बार चकराने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मकान के चारों तरफ पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। कई मुकामात पर वो आग मकान के अंदर दाखिल हो चुकी थी। पर्दों के साथ ही कालीन और खुश्क फर्नीचर भी धड़ाधड़ जलना शुरू हो गया था। मैं बदिक्कत तमाम एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुआ जहां आग का जोर कम था। मैं शोलों को अबूर करके बाहर निकला तो अकबर खान का मुलाजिम एक तरफ पड़ा हुआ बुरी तरह बिलबिला रहा था। इसके कपड़ों में आग लगी हुई थी और अहाते में जा बजा पेट्रोल के खाली कैन पड़े बिखरे हुए थे। मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि अकबर के मकान में इतना ज्यादा पेट्रोल क्यों मौजूद था, मगर एक बात यकीनी नजर आ रही थी कि मकान के गिर्द पेट्रोल डालते हुए गालबन इसका लिबास भी पेट्रोल में भीग गया था और जब इसने मकान को नजरे आतिश करने की कोशिश की तो इसके लिबास ने भी आग पकड़ ली। जब मैंने इसे देखा तो वो आग में जुलस कर नाकाबिले शनाख्त हो चुका था और चंद ही लम्हों का मेहमान था। वहाँ से निकलते ही तुम सीधे होटल भागे आए? मैंने पूछा। इस वक्त मेरे औसान खता हो चुके थे। हौलनाक शोलों में जिंदा जल जाने का तस्वर ही लर्जा खेज था। मुझे मालूम था कि तुम एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर वहीं वापस आओगे, लेकिन इस डरावने तजर्बे से गुजरने के बाद मुझ में वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। आग भड़कते ही वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। मेरे वहाँ रुकने में कुछ खतरात भी मुज़मर थे, इसलिए मैं नर्सरी से टैक्सी पकड़कर होटल चला आया। मेरा ख्याल है कि क्लोरोफार्म के असरात से निजात पाने के बाद वो गुजरे हुए वाकयात को फरामोश कर बैठा था। मेरे खून आलूद चेहरे और हाथों के साथ ही अपने मालिक का बेजान दर्द देखकर वो समझा होगा कि मैं कोई आदमखोर जिन्नाती मखलूक हूँ जिसे आग ही से फना किया जा सकता है और वो आतिशजनी की कार्रवाई में मुलव्वस हो गया। हो सकता है कि इसके नीम मफलूज जहन में मुहय्यरुल अकूल तिलस्माती कहानियों को वो तस्वर जाग उठाओ कि मेरे जलते ही इसका आका अपने सार समेत दोबारा जिंदा हो सकता था। ये सब फजूल बातें हैं। अगर वो कोई आम घरेलू मुलाजिम होता तो अपनी जान बचने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता और अपनी सारी वफादारियों के बावजूद बकटट किसी महफूज जाए पनाह की तरफ भाग लेता। इसने वहाँ रुककर जो खौफनाक हरकत की, इससे जाहिर होता है कि वो शी का कोई कारिंदा था। वो अपनी हमाकत और कम फहमी की वजह से मारा गया, वरना वो अकबर की मौत का इंतकाम लेकर अपने बड़ों के सामने सुरखरू हो सकता था। तुमने वीरा के बारे में क्यों सवाल किया था? सुल्तान शाह ने पूछा। इसका कहीं सुराग नहीं मिल सका। मीर अकबर खान की स्याह फोर्ड भी लापता है। इसका मतलब हुआ कि हम जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। मेरे जवाब से इसे मायूसी हुई थी। जब तक सुल्तान शाह सामने नहीं आया था मुझे इसकी तरफ से शदीद तशवीश और फिक्र लाहक थी, लेकिन इससे मुलाकात होने के बाद मुझे गजाला की फिक्र दामनगीर हो गई। वो वीरा की सफाकाना कैद में थी। इस बार वीरा के अजायम भी बहुत संगीन थे। वो शहर ही में मौजूद थी या सड़क के रास्ते वहाँ से ईरान के लिए रवाना हो चुकी थी। ये अमर यकीनी था कि वो अपने पैगाम के मुताबिक मीर अकबर खान की खैरियत मालूम करने की कोशिश जरूर करती और जब इसे मालूम होता कि मीर अकबर खान बदकिस्मती की ज़ाद में आ चुका है तो वो लाजमन सारी जिम्मेदारी मुझसे मंसूब करके गजाला के साथ बदसलूकी पर तुल जाती। इन इम्कानात की वजह से ये जरूरी हो गया था कि हम जल्द अज जल्द वीरा तक पहुँचे। इस वक्त मुझे अव्वल खान की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर वो कराची में मौजूद होता तो इसकी मदद से वीरा के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता था। सबसे पहली बात तो ये होती कि अव्वल खान अपने असरो रसूख से काम लेकर किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से किसी हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकता था, जिसके जरिए कराची से हब के रास्ते क्वेटा जाने वाली नीम पुख्ता और नापुख्ता सड़क पर एक
तवील प्रवास करके चंद घंटों में ये पता चलाया जा सकता था कि सियाह कार इस रास्ते पर गई थी या नहीं। सियाह फोड़ के देख लिए जाने की सूरत में सारा खेल वहीं खत्म हो सकता था। ऊंचे ऊंचे रेतीले टीलों और चट्टानी सिलसिलों के दरमियान से गुजरने वाली नाम नहाद सड़क पर सफर करने वाले लोग किसी भी फजाई मिशन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फजा से कार्रवाई करके गजाला को इसकी तहवील से आजाद कराया जा सकता था। दूसरी तरफ अव्वल खान की नफरी शहर में फैलकर सियाह फोड़ की तलाश की भरपूर मुहिम शुरू कर सकती थी, लेकिन ये बदकिस्मती ही थी कि वो किसी नाकर्दा जुर्म की पादाश में शहर बदर किया जा चुका था। मैंने इस इम्कान पर भी गौर किया कि अव्वल खान मेरा जाती दोस्त नहीं था। इससे मेरी मुलाकात एक अहम अफसर के इमा पर हुई थी जिसे जानू माची के आदमियों के हाथों महफूज मामू और इनके लवाहकीन के इंतकामी कत्ल की तफ्तीश पर मामूर किया गया था। बाद में अव्वल खान के खलूस और जाती खूबियों की बिना पर मेरे और इसके तारफ ने गहरे जाती मरासम की सूरत इख्तियार कर ली। एक सूरत यह भी हो सकती थी कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स में अव्वल खान के ओहदे पर आने वाले नए शख्स से पुराने हवालों से मुलाकात करके इनका तावन हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो कोई सहल काम नहीं था। अव्वल खान के जाननशीन से तारफ हासिल करने के बाद मैं इसे मुतमिन करने का पाबंद हो जाता, जिसकी वजह से मेरी आजादी मुतासर होती। जब तक वो मुतमिन होता वीरा मेरे हाथ से निकल सकती थी। दूसरी तरफ अव्वल खान बहुत होशियार और फराक दिल आदमी था। इसने मेरी कमजोरियों से वाकिफ होने के बावजूद कभी इन जुराइम के हवाले से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की जो मुल्की कवानीन के तहत संगीन जुराइम में शुमार किए जाते थे। वो समझता था कि मुझसे ऐसे जुराइम हालात के नाकाबिले बर्दाश्त दबाव के तहत सरजद हुए थे और इनके अर्तकाब में किसी जाती मनाफत के हसूल से ज्यादा मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा कार फरमा था। अगर इसका जाननशीन इससे मुख्तलिफ ज़हनी और साख्त का मालिक होता तो इन ही जुराइम की बुनियाद पर मुझे न सिर्फ खुद रगीद सकता था बल्कि इसके बाद पुलिस के हवाले भी कर सकता था। इसलिए मैंने इस ख्याल को अपने सर से झटक दिया। ये गनीमत था कि इस बार वीरा की तलाश की मुहिम पर निकलने से पहले मैंने सेठ हबीब जवानी को एक हद तक एतमाद में ले लिया था। इसे गजाला के मामले की बनक भी नहीं मिलने दी थी, लेकिन ये जरूर बता दिया था कि मैं वीरा का फितना हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसी वजह से मैंने शेर शाह को अपने साथ ले लिया था। मीर अकबर खान से होने वाली गुफ्तगू से इसे दूर रखकर मैंने गजाला का मामला सीगा राज में रखा था। इसके नजदीक सारा मामला सिर्फ इतना था कि वीरा खतरा भांप कर फरार होने में कामयाब हो गई थी, लेकिन हमने इसके एक अहम मोहरे को जहन्नम वासिल कर दिया था, जबकि दूसरा अपनी ही गलती की वजह से आग में जल मरा था। लेकिन दर हकीकत बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मैं सुल्तान शाह से एटमी साजो सामान की 600 टन वजनी इस खेप के बारे में बात करना चाहता था जो ईरान से पाकिस्तान मुंतकिल की जाने वाली थी। मेरे लिए जहां गजाला की जात अहम थी, वहीं ये भी जरूरी हो गया था कि वीरा का तकरीबी मिशन कामयाब ना हो सके। तुमने भी सारी रात जागते हुए गुजारी है। अपना जहन बना लेने के बाद मैंने मक्कारी इख्तियार करते हुए शेर शाह से कहा, सुल्तान शाह की खैरियत मिल जाने के बाद वीरा की तलाश की मुहिम रह जाती है जो किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि तुम जाकर आराम करो, जरूरत हुई तो मैं तुम्हें तलब कर लूंगा। चीफ से बात हो तो इसे अब तक के हालात से आगाह कर देना, और अगर इसने ये जानना चाहा कि वीरा ईरान की तरफ क्यों फरार हुई है, इसने पूछा। अव्वल तो हमें अब तक यकीन ही नहीं हो सका कि वो यहीं है या भाग गई है। हो सकता है कि इसके आदमी ने मरने से पहले हमें गलत राह पर डालने की कोशिश की हो, और अगर वो फरार हो भी गई है तो चीफ ये अहमकाना सवाल हरगिज नहीं करेगा। ये सवाल हर इस मंजिल के बारे में किया जा सकता है जिधर वीरा गई है। बिलफर्ज ये सवाल कर ही लिया जाए तो मैं यही कह सकूंगा कि इसने अपनी मंजिल के इंतखाब में मुझसे कोई मशवरा लेने की जरूरत नहीं समझी। वो मुझसे बात करती तो मैं जरूर इसे होनालोलो जाने का मशवरा देता। वो खिसियाए हुए अंदाज में हंस कर रह गया क्योंकि मेरी वजाहत ने इसे लाजवाब कर दिया था। सैंडो की मौत बल्कि कत्ल के बाद इसे माफिया में उभरने का नया मौका मिला था। मुकामी माफिया में चीफ के बाद मेरी दूसरी पोजीशन थी, इसलिए शेरशाह मेरे साथ रहकर अपनी सलाहियतों के इजहार का वो सुनहरी मौका गंवाना नहीं चाहता था। शरफ आबाद वाले फ्लैट के अहमकाना वाक़े और फिर राजी रोड पर ताजे की बदतरीन नाकामी ने भी इसे खिफत से दो चार किया हुआ था, इसलिए इसने मेरे साथ रुके रहने पर खासा इसरार किया, लेकिन इसकी मौजूदगी मेरी सरगर्मियों से मेल नहीं खाती थी, इसलिए मैंने सख्ती के साथ इसे रवाना कर ही दिया। इसके चले जाने के बाद मैंने सुल्तान शाह के साथ खुलकर तबादला ख्याल शुरू कर दिया। ईरान से हम एटमी आलात और साजो सामान की पाकिस्तान मुंतकिली के जिक्र पर इसका मुंह हैरत से खुल गया। इसके लिए ये बात तशवीशनाक थी कि इस कदर अहम कार्रवाइयों की खबरें दुश्मनों तक कैसे पहुंच जाती हैं। वो ये बात भूल रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सुपर पावर की परवरदा शी मैदान में उतरी हुई थी जिसे जदीद तरीन इजादात और सहूलतों तक रसाई हासिल थी।
सैटेलाइट फोन चिप के जरिए नकलो हरकत की निगरानी और कार्डियो मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी की कहानियां वो खुद सुन चुका था। इसे यह भी मालूम था कि कोहोटा के लिए दरामद किए जाने वाले साजो सामान को कड़ी देखभाल के बाद मौके पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि इनमें ऐसे खुफिया सेंसर छुपाए जाने के इम्कानात दिन ब दिन कभी होते जा रहे थे जो हजारों मील दूर से फायर किए जाने वाले मिसाइलों की रहनुमाई कर सके। और इन तमाम कार्रवाइयों में शी किसी न किसी तरह और कहीं न कहीं मुलव्वस जरूर थी। काफी देर की बहस के बाद मुझे इस नुक्ते पर कायल होना पड़ा कि गजाला का तहफ़्फ़ुज़ बेशक मेरा जाती मामला था, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अहम तरीन नौइयत के साजो सामान का तबादला एक बहुत बड़ा कौमी मसला था, जिसे अपनी जात तक महदूद रखना मुजरमाना गफलत के मुतरादिफ था। वो मामला फौरी तौर पर मुल्की सलामती के जिम्मेदारों के इल्म में लाया जाना जरूरी था, ताकि इस मुहाज पर तमाम तर रियासती वसाइल को बरोए कार लाकर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता। शी के मुकाबले में मैं हमेशा इनफरादी जंग लड़ता रहा और इसे भारी नुकसानात पहुंचाकर कामयाबी के साथ अपना दिफा करता रहा। अलबत्ता अव्वल खान से मुलाकात होने के बाद सूरत हाल अक्सर बदल गई। इसी के साथ साथ शी की नाकामियों के तनासब में भी इजाफा हो गया, जिसमें मुल्ला सरकार की मौत और घोड़ा क्रैक के वाक़यात सहरे फहरिस्त थे। इस एतबार से मेरे सामने स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं था जिसकी मदद से बीरा के अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद मिल सकती। इन दिनों सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। संगीन जुराए में पुलिस के महकमे की काली बेड़ों के मुलव्वस होने की खबरें आए दिन चली आ रही थी, जिनकी वजह से नेक नाम पुलिस अफसरान दिल बर्दाश्ता होकर बहुत ज्यादा जलाए हुए थे। इन कानूनी इदारों का अपना तरीकाकार वो लोग गुमनाम जराए से मिलने वाली बड़ी से बड़ी खबर को नजरअंदाज कर देने के लिए आजाद थे। इन्हें एतमाद में लेने के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि मैं खुद इनके सामने आता, और जब इतला दहिंदा सामने आ जाए तो वो लोग इसकी लाई हुई खबर सुनने से पहले इसका माजी कुरीद कर इसकी अहलियत, जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी के बारे में अपने अंदाजे कायम करते हैं। इसके बाद कहीं खबर सुनने और इस पर कोई कार्रवाई करने की नौबत आती, जबकि मैं इनके इब्तदाई मयार पर ही पूरा नहीं उतरता था। मेरे जिन जुराइम को अव्वल खान ने नजरअंदाज कर दिया था, वही मेरी नाअहली बल्कि गिरफ्तारी तक का जवाब बन सकते थे। खासी सोच विचार के बाद मैंने STF के स्टेशन 4 को फोन करने का इरादा कर लिया, जो बीरा के मतरूका मकान में कायम था। अव्वल खान अपने तबादले तक वहीं मामूर था और इसके मातहत अमले के कुछ अफराद भी मुझसे बखूबी वाकिफ थे। मेरा इरादा था कि इन मातहत अफराद के जरिए अव्वल खान के जानशीन से गायबाना तारफ हासिल किया जाए, ताकि वो मेरी बातों पर फौरी तवज्जो देकर भरपूर कार्रवाई का आगाज कर सके। इस वक्त सुबह के 4 बजे का अमल था। मैंने होटल के स्विच बोर्ड ऑपरेटर से दरख्वास्त करके लाइन अपने कमरे ही में ले ली। इसकी आवाज नींद के खुमार से बोझल हो रही थी, इसलिए इसने आसानी के साथ मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली ताकि दोबारा ख्वाब खरगोश के मजे ले सके। मेरा अंदाजा था कि मुझे दूसरी तरफ से जवाब के लिए काफी देर तक इंतजार करना होगा, लेकिन इधर से दूसरी ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। बोलने वाले की दबंग आवाज और शाइस्ता लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो कोई तालीम याफ्ता और सुलझा हुआ शख्स था, जो पूरी रात गुजर जाने के बावजूद इतनी सुबह फोन से लगा हुआ बैठा था। मैं मजीद से बात करना चाहता हूँ, मैंने अव्वल खान के एक मातहत का नाम लेते हुए कहा। मजीद इस वक्त गहरी नींद सोया हुआ है, कोई जरूरी काम हो तो इसे जगा दिया जाए। वही बारी आवाज उभरी, तुम कौन बोल रहे हो और इतनी सुबह मजीद से क्या काम है? मैं अव्वल खान का एक गहरा दोस्त हूँ, मजीद मुझे जानता है। मैंने कहा, तुम्हारा कोई न कोई नाम भी होगा। इसकी आवाज सपाट और तंज से आ रही थी। बेहतर होता कि मेरी बात बराह रास्त इसी से होती। अब तुम मुसर हो तो बताए देता हूँ कि मेरा नाम डैनी है। डैनी? दूसरी तरफ से इसकी तहय्यर ज़दा आवाज उभरी। तुम कहाँ हो? तुमसे तो मैं भी मिलने का मुतमन्नी हूँ। मेरा नाम जफर है और अव्वल खान की जगह मेरा ही तकर्रर हुआ है। इसकी हौसला अफजा गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। ये अजीब इत्तेफाक था कि मैं इससे तारफ हासिल करने के लिए मोतबर हवालों की तलाश में था, जबकि वो खुद ही मेरी तलाश में था। मैं इसी शहर में हूँ और तुम ही से बात करना चाह रहा था, लेकिन तारफ न होने की वजह से मजीद का सहारा लेना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि अब इसकी नींद खराब करने की जरूरत बाकी नहीं रही। अगर तुम जाग ही रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? गर्मा गर्म काफी पीते हुए बातें करने में बड़ा लुत्फ आएगा। इस वक्त जागना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम अपने स्टेशन के सबसे सीनियर अफसर होने के बावजूद अपने मातहतों को सुलाकर खुद क्यों जाग रहे हो? मेरा अंदाजा था कि मुझे तुम तक रसाई में खासी दुश्वारी होगी। रिसीवर पर इसका जानदार कहकहा सुनाई दिया। अव्वल खान की रिपोर्टों में तुम्हारी बहुत तारीफ की गई है, लेकिन तुम इतने समझदार मालूम नहीं होते। अरे भाई, हमारा डिसिप्लिन सिविलियन इदारों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ मतहतों पर सारा बोझ रहता है और
अफसर ऐश करना अपना हक समझते हैं, देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, दफ्तर में दोस्तों की महफिलें सजाते हैं, लेकिन हम लोग अपने मातहतों के लिए हर वक्त मिसालें कायम करने में लगे रहते हैं। इस वक्त मैं बाहर से आने वाली कुछ रिपोर्टों का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्टें लेने के बाद मुझे अगली हदायत भी देनी है। लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद सवाल किया। दलेर और मुहब्बे वतन लोगों से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। वैसे मुझे इस वक्त एक अहम मामला भी दरपेश है, हो सकता है कि तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सको। अगर तुम आ सकते हो तो अब फोन पर वक्त जाया ना करो। मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं जिन पर किसी भी लम्हे अहम पैगाम आने की तवक्को है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मगर मेरा एक दोस्त मेरे साथ होगा। मैंने कहा, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो शायद इसका नाम सुल्तान शाह है। इसकी क्यास आराई सुनाई दी। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम मेरी तवक्को से ज्यादा ज़हीन और हाजिर दिमाग हो। मैं फोन का सिलसिला मुनक़ता करके घूमा तो सुल्तान शाह के चेहरे से मुसर्रत फूटी पड़ रही थी। ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा STF से फिर राब्ता इस्तवार हो गया। अव्वल खान के चले जाने के बाद हम बिल्कुल बेआसरा और यतीम होकर रह गए। अब वीरा हमारे हाथ से नहीं बच सकेगी। हम दोनों ने फुर्ती के साथ अपना हुलिया दुरुस्त किया और जफर से मिलने के लिए रवाना हो गए। स्टेशन 4 में अव्वल खान मौजूद नहीं था, लेकिन इस मकान के गेट पर पहुंचने के बाद हमें इसकी कमी का कोई एहसास नहीं हुआ। मुहाफिज इन्हीं में से था जो हमारे पुराने शनासा थे। शायद जफर इसे पहले ही हदायत दे चुका था, इसलिए जो ही मैंने हेडलैंप्स बुझाए और इसने हमें पहचाना, आहनी गेट खोल दिया गया और मैं बिला रोक टोक कार अंदर लेता चला गया, जहां STF की 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। हमारे कार से उतरते ही पहले एक सेहतमंद और मतवसत कामत शख्स बरामदे में आ चुका था। इसने निहायत तपाक के साथ हम दोनों का इस्तकबाल किया। खास बात यह थी कि इसने महज तहरीरी रिपोर्टों की बुनियाद पर हम दोनों को फर्दन फर्दन पहचान कर हमारे नामों से मुखातब किया था। अव्वल खान ही की तरह वो भी फराख दिल और खुश अखलाक था। इससे मिलकर ये एहसास हुआ कि हमारी बहुत पुरानी शनासाई हो। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि स्पेशल टास्क फोर्स जैसे मायानाज खुफिया इदारे को अव्वल खान की जात से वाबस्ता समझकर हमने एक संगीन गलती की थी। अच्छे और मुस्तहकम इदारों की खूबी ही यही होती है कि आला तरीन ओहदों तक बेहतरीन अफराद के आने जाने से इदारों के इस्तेहकाम और कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे काम तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी नहज पर चलते रहते हैं, जबकि हमारे मुल्क में इदारों को भूलकर अफराद को हीरो बनाने की रीत चली हुई है। जो जहां होता है खुद को नागुजीर बनाए रखने की बीमारी में मुब्तला रहता है। इसके हवारी और खुशामदी डोल पीट पीट कर उसकी नागुजीर खुशामदों के अफसानवी किसे तराशते हैं, लेकिन जब वो अचानक ही चला जाता है तो ये अकदा खुलता है कि अच्छाइयां तो अब शुरू हुई हैं। इससे पहले हर तरफ गोलमाल और गफलों की अंधेर नगरी चल रही थी। हम दोनों इसी निजाम के परवरदा थे, इसलिए अव्वल खान के तबादले या सजा याबी पर यह समझ बैठे थे कि इसके जाते ही स्पेशल टास्क फोर्स का मुकामी ढांचा मुनहदम हो गया था और हमारे लिए वहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। एक फर्द के अलावा वहाँ का मजमूई मिजाज और माहौल तक वही था जो हम पहले देख चुके थे। इसके दफ्तर में दोनों फोन कालीन पर रखे हुए थे। वो सोफे पर दराज हो गया और हमने भी इसके करीब ही सोफों पर निशिस्तें संभाल ली। हमारे बैठते ही एक शख्स बाब उड़ाती काफी की प्यालियों के साथ दीगर लवाजमात भी ले आया और हमारे सामने मेज पर चुनने लगा। बात सिर्फ काफी की होती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर लिया। थोड़ी देर में नाश्ते का वक्त होने वाला है, तुम आ गए हो तो तुम्हारे बहाने मैं भी नाश्ता कर लूंगा, वरना सुबह होने तक खाली काफी ही पर गुजारा होता रहेगा। इसने बेतकल्लफाना लहजे में कहा। काफी नोशी बल्कि नाश्ते के दौरान में वो माजी के इन वाकयात का जिक्र ले बैठा जिनमें अव्वल खान ने काबिल रश्क कारकर्दगी का मुजाहरा करके STF को सुरखरुई दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन इसका तबादला अजीबो गरीब अंदाज में हुआ। एक बार मौका मिलते ही मैं अपने दिल की बात जुबान पर ले आया। ये महसूस हुआ जैसे इसी किसी बदअमली के इल्जाम में सजा दी गई हो। ये तुमसे किसने कह दिया? इसने हैरत से पूछा। फिर कहा, इसने अपनी बसात से बढ़कर काम किया था। ऑपरेशन घोड़ा क्रैक ने सफारती हलकों में खुलबली मचा रखी है। प्रेस को दानिस्ता अंधेरे में रखा जा रहा है। अगर अव्वल खान को फौरी तौर पर यहाँ से न हटाया जाता तो दुश्मन इसकी जान लेने में कामयाब हो जाते। इसे तो तरक्की के साथ ही भारी नकद इनाम दिया गया है। ये मेरे लिए नई खबर है, मैंने एतराफ करते हुए कहा। इसके यहाँ से तबादले पर इसकी बीवी बहुत परेशान थी और ये कहने से कासर थी कि इसे आराम या तैयारी का कोई वक्फा दिए बगैर अचानक बाहर क्यों भेज दिया गया। मैंने सुना है कि यहाँ से जाते हुए अव्वल खान भी उदास था, लेकिन नया चार्ज लेने के साथ ही इसे अंदाजा हो गया कि इसकी कितनी इज्जत अफजाई की गई है। इसने अपनी फैमिली भी अपने पास बुला ली है
और मैं इसके छोड़े हुए मामलात में सर खपा रहा हूँ जिनका कोई सिरा नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि घोड़ा क्रैक इसका आखिरी केस था जिसे वो मुकम्मल करके गया है। गुलाम रसूल के अगवा का मामला, मेरा अंदाजा है कि इसे मुजरिमों को किसी मुनज़्ज़म गिरोह ने पुलिस की तहवील से आजाद कराया है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता, ना ही इसके अगवा का कोई मकसद सामने आया है। अब हम भी इस केस पर काम कर रहे हैं मगर कामयाबी की उम्मीद नहीं है। अगर अगले चंद रोज तक कराची एयरपोर्ट की कड़ी निगरानी की जाए तो कामयाबी हासिल हो सकती है। मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, इधर उधर वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। वो सोफे पर पहलू बदल कर बोला, सिर्फ इतना कि वो कराची ही में रखा गया है और किसी भी वक्त इसे मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की जा सकती है। इसका मामला इस कदर पेचीदा है कि मेरी दानिश में इसे गिरफ्तार करके अदालत में ले जाने की बजाय गोली मार देना ही बेहतर रहेगा। वो यक बेयक बहुत से नापसंदीदा लोगों का मंजूर नजर बन गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।